सांगरिया आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में इतिहास की क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। अब किसी भी विषय को पढ़ने से पहले वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर सिलेबस की बात करें तो 11वीं इतिहास के अंदर जो हमने पढ़ा वो विश्व इतिहास पढ़ा था। 12वीं में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भारतीय इतिहास। इसमें केवल भारतीय इतिहास ही रहेगा। अब बात करते हैं इतिहास विषय के जो भूमिका है, जो मूल बातें हैं उस पर बात करते हैं। ये इतिहास जो शब्द है ये आया कहां से? सबसे पहले इसकी बात करेंगे, फिर इतिहास की परिभाषा पर बात करेंगे। हिस्ट्री, अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री एक हिस्टोरिया नाम का एक ग्रंथ है। फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है हेरोडोटस को, इतिहास के जनक। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था हिस्टोरिया। इस हिस्टोरिया ग्रंथ से जो है हिस्ट्री बना। ये मूल रूप से जो था एक दार्शनिक ग्रंथ था और यूनानी ग्रंथ था, और उससे ये जो शब्द है इसको पहला ग्रंथ माना जाता है। इससे शब्द बना है हिस्ट्री। अब अगर हिंदी के हिसाब से बात करें इतिहास की तो इसमें इतिहास, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है अब तक, और हास का मतलब हुआ घटित हुआ। तो इसका मतलब हुआ अब तक जो घटित हुआ। इतिहास क्या है? अब तक जो घटित हुआ। इति प्लस हास, अब तक जो घटित हो गया वही इतिहास है। अब अगर इतिहास की परिभाषा की बात करें तो इतिहास की परिभाषा के हिसाब से मोस्टली जनरली जब पूछते हैं इतिहास क्या है तो बताया जाता है कि अतीत काल की जानकारी देने वाला शास्त्र इतिहास है। बिल्कुल ठीक है, अतीत काल की जानकारी देने वाला शास्त्र ही इतिहास है। लेकिन अगर परिभाषा के तौर पर बात करें तो क्योंकि ये भी एक ऐसा विषय जो विज्ञान की तरह है, विज्ञान और इतिहास की संबद्धता जो है वो बहुत हद तक मिलती जुलती है। क्योंकि विज्ञान में जैसे प्रयोगों और प्रेक्षण के आधार पर बात होती है, उसी तरीके से इतिहास में क्रमबद्धता पर बात होती है। इतिहास में घटनाओं का क्रमबद्ध लेखा जोखा होता है। इतिहास की परिभाषा की अगर बात करें तो इतिहास क्या है? अतीत काल की वो जानकारी, अतीत काल की वे घटनाएं जो हमारे आज को प्रभावित करती है, अर्थात जिससे हमारा वर्तमान प्रभावित होता है, वे घटनाएं जो है इतिहास कहलाती है। इतिहास के कुछ घटक होते हैं। इतिहास के लिए घटना बहुत जरूरी है। और घटना का क्या होता है? साक्ष्य। किसी भी घटना का साक्ष्य होगा तब उस घटना के बारे में पुष्टि होगी। साक्ष्य से क्या होती है? पुष्टि। घटना की पुष्टि होना बहुत जरूरी है। अगर घटना की पुष्टि नहीं होगी तो घटना की सत्यता पर जो है वो संदेह होता है। इसी वजह से घटना की पुष्टि होनी जरूरी है। तो इतिहास में मुख्य भूमिका होती है साक्ष्य की। इसी वजह से इतिहास का मूल सिद्धांत जो है, किसी भी इतिहासकार के लिए इतिहास का मूल सिद्धांत है ना मूलम लिख्यते किंचित, यानी बिना मूल आधार के कुछ भी नहीं लिख देना चाहिए। इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है: प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों को समझ लेते हैं। प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल एक ही बात है। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर करता है। पुरातात्विक साधन क्या होते हैं? जो जमीन दोज होते हैं, जो जमीन की खुदाई से, उत्खनन से वगैरह प्राप्त होते हैं, उसको पुरातात्विक साधन कहते हैं। इस काल का कोई भी लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मानव का जीवन असभ्य व बर्बर था। मानव खानाबदोश था, असभ्य था, घूमता रहता था इधर से उधर भोजन की तलाश में। इसीलिए इस काल के अंदर उसने कोई भी लिखित रचना कोई भी तरह की नहीं लिखी। इसी वजह से इस काल का कोई भी लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। केवल मात्र पुरातात्विक साधनों के आधार पर इस काल का अनुमान किया जा सकता है। फिर बात करते हैं, ये जो काल है प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटने का एक आधार है। आधार क्या है? पत्थर की संरचना। जो स्टोन होता है पत्थर, उस पत्थर की संरचना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल। मानव सभ्यता का सबसे बेहतरीन काल जो है वो नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल है। लगभग मानवीय आविष्कार जितने भी हुए वो सारे के सारे नव पाषाण काल में हुए हैं। जैसे एक जगह पर रहना, अपना विकास करना, सभ्यता और संस्कृति का विकास, वो सब नव पाषाण काल के बाद शुरू हुआ।
फिर बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक काल, यह काल साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार के साधनों पर निर्भर है। देखो दोनों प्रकार के साधनों पर तो निर्भर है, लेखन भी हुआ, लेकिन लेखन जो हुआ जिस भाषा में हुआ, जिस लिपि में हुआ, वो लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसी वजह से, लेकिन इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। पढ़ने में नहीं आने का कारण क्या है? क्योंकि वो लिपि जो है उसका ज्ञान अब तक नहीं हो पाया। फिर सबसे लास्ट है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इस काल को इतिहास के उस काल की संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध है। इस काल में मानव पूर्ण सभ्य बन गया था। यह काल पुरातात्विक, साहित्यिक एवं यात्रियों के विवरण पर निर्भर है। यानी इतिहास लेखन के जितने भी स्रोत साक्ष्य हैं वो सारे के सारे इस काल में उपलब्ध थे। अभी तक हमने इतिहास का बेसिक किया है। अब हम जो बात करने वाले हैं, अब हम पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाले हैं। पाठ्यक्रम में प्रवेश का मतलब है अब आपको ये जानकारी दी जाएगी कि हमारे 12th क्लास में इतिहास विषय में कितने पाठ हैं और उन पाठों को किस हिसाब से बांटा गया है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है, क्योंकि हमारे केवल भारतीय इतिहास है, तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। फिर है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। और तीसरा है आधुनिक भारतीय इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पाठ्यक्रम के अंदर प्राचीन भारतीय इतिहास से, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से और आधुनिक भारतीय इतिहास से कौन कौन से पाठ है। टोटल हमारे जो किताब के अंदर पाठों की संख्या है, अध्यायों की संख्या है, वो है 7। अब इन 7 में से हमारे जो पहला पाठ है, दूसरा पाठ है, तीसरा पाठ है, ये प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड जो पाठ आएगा वो आपका आएगा चौथा, पांचवा। चौथा और पांचवा जो पाठ है वो हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। फिर आधुनिक भारतीय इतिहास से रिलेटेड जो है वो है छठा और सातवां। अब इसमें भी ध्यान रखना, इसमें अपने जो चौथा पाठ है वो चौथा पाठ जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का है, लेकिन उसमें राजस्थान का इतिहास है। इस चौथे पाठ में राजस्थान इतिहास का पाठ है। फिर आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर जो 7वां पार्ट है, इसके अंदर भी राजस्थान का इतिहास दिया हुआ है। इसमें फ्रीडम फाइट यानी स्वतंत्रता संग्राम वगैरह राजस्थान का दिया हुआ है, राजस्थान का एकीकरण वगैरह वो सब दिया हुआ है। केवल राजस्थान का इतिहास हम लोग जो है चौथे पार्ट में और 7वें पार्ट में पढ़ने वाले हैं। और इसमें एक जो है राजस्थान का इतिहास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट है और जो अंतिम पार्ट जो दिया गया है वो आधुनिक भारतीय इतिहास का है। पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं, अध्याय 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है, किताब में पहले साहित्यिक स्रोत दिया हुआ है। हम लोग क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो क्रमबद्ध के लिहाज से पुरातात्विक पहले आएगा, तो पुरातात्विक स्रोत को पहले पढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत है पूरा प्लस तत्व, यानी पुराने तत्व, वे तत्व जो जमीन दोज हैं, भूमि के नीचे हैं, चरणबद्ध तरीके से उत्खनन के द्वारा खुदाई में प्राप्त किए गए हैं, वो सारे के सारे पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले उत्खनन से प्राप्त अवशेष, वे सारी चीजें अवशेष जो उत्खनन से जमीन दोज चरणबद्ध तरीके से खुदाई करके जो प्राप्त किए गए हैं। इसमें अगर बात करें तो सबसे जरूरी चीज है, प्राचीन भारत में मृदबांड संस्कृतियां
संस्कृतियां थी। मृदबांड संस्कृतियां का क्या मतलब है? संस्कृति में तो समष्टि रूप में सभ्यता विकसित होती है और सभ्यता के विकास से संस्कृति का जन्म होता है। अब अगर बात करें मृदभांड, मृद यानी मिट्टी, भांड यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तन, तो प्राचीन भारत में मृदभांड संस्कृति यानी मिट्टी के बर्तनों की जो संस्कृतियां थी वो 4 रही थी। 4 कौन कौन सी? सबसे पहली थी गेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। गेरुए रंग जो होता था बर्तनों का, मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं उसको गेरुए रंग के, गेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। उसके बाद में आई काली व लाल मृदभांड परंपरा, यानी काले और लाल रंग के बर्तन मिलने शुरू हुए, काली और लाल मृदभांड संस्कृति। उसके बाद में जो है चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति। चित्रित स्लेटी जो तुलिका होती थी उससे रंग किया जाता था। अब यहाँ ध्यान रखना, मानव ने पहली बार डिजाइन डालनी सीखी है, यानी कि अब वो भिन्न भिन्न तरीके की अपनी कला का विकास कर रहा है, अपनी कला दिखा रहा है। तो चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति। और अंत में उत्तरी काली चमकीली परंपरा, उत्तरी काली चमकीली परंपरा को कृष्ण मार्जित भी कहते हैं। उत्तरी काली, काली चमकीली, देखो काली चमकीली यानी ब्लैक रंग है, काला रंग है और चमकीला है, तो कृष्ण मार्जित, कृष्ण क्या होता है? काला, मार्जित यानी चमक, तो कृष्ण मार्जित परंपरा, ये दोनों एक ही है। उत्तरी काली चमकीली परंपरा कह दो या कृष्ण मार्जित परंपरा। अब बात करेंगे अभिलेख की। सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार सवाल आता है अभिलेख। अब तक 4 से 6 बार अभिलेख के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत के अंदर अभिलेख। अभिलेख की अगर बात करें तो सबसे पहले बताना पड़ेगा अभिलेख होता क्या है। अभिलेख क्या है? अभिलेख के लिए जरूरी है सतह, तो कोई भी कठोर या सख्त सतह पर गुदा हुआ, क्योंकि गुदा हुआ होना जरूरी है या लिखित होना जरूरी है, तो किसी भी कठोर या सख्त सतह पर गुदा हुआ या लिखित जो है वो अभिलेख कहलाता है। अब अभिलेख के अगर बात करें तो अभिलेख का महत्व क्या है, क्यों अभिलेख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है? अभिलेख के महत्वपूर्ण होने के कारण है तिथि युक्त व समसामयिक होना। समसामयिक का मतलब होता है जिस समय का है उस समय का पूरा प्रदर्शन करता है। तिथि युक्त, इसमें तिथि होती है, तिथि लगाई हुई होती है। और स्थानाभाव, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, स्थानाभाव, यानी इसमें स्थान जो होता है वो लिमिटेड होता है, उसी स्थान के अंदर लिखना है, यानी कि बहुत लिमिटेड बात होगी, तो बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, वही लिखी जाएगी। फिर है संबंधित शासक व व्यक्तियों। अब देखो संबंधित शासक, क्योंकि मोस्टली अभी से अभिलेख जो है वो कौन बुधवाएगा? शासक बुधवाएंगे, या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, चाहे प्रशासनिक व्यक्ति हो या कोई वैश्य वर्ग का बड़ा संपन्न हो, कोई शेठ हो, या कोई विशिष्ट घटनाओं को लेकर जो है अभिलेख जो है रचित होते हैं, दिखाए जाते हैं। तो संबंधित शासक व व्यक्तियों तथा घटनाओं की जानकारी, तो उस संबंधित जो घटना होगी या तो उससे संबंध में जानकारी होगी, या किसी शासक या व्यक्ति की रुचियों के बारे में जानकारी होगी, या कला के बारे में जानकारी होगी। फिर अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? अभिलेखों के प्रकार कौन से हैं? तो अभिलेखों के प्रकार है शिलालेख, जाहिर सी बात है शिला पर जो लेखन होता है। स्तंभ लेख यानी पिलर, स्तंभ, पिलर पर अशोक के स्तंभ अभिलेख मिलते हैं। गुहा लेख, गुहा यानी क्या होता है? गुफाओं के अंदर, कंदराओं के अंदर जो लेखन होता है। फिर ताम्र लेख यानी कि ताम्रपत्र लेख जो होता है, तांबे के पत्रों पर लिखा हुआ, इसमें ताम्रपत्र लेख में प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र लेख जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। फिर अगर इसके कुछ उदाहरण की बात करें, अभिलेखों के उदाहरण, तो अशोक के अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख की खासियत क्या है? शिलालेख भी मिलेंगे, स्तंभ लेख भी मिलेंगे, गुहा लेख भी मिलेंगे। फिर है खारवेल का हाथी गुफा लेख, खारवेल यानी कलिंग का राजा था खारवेल, उसके हाथी गुफा लेख। सातकर्णी कौन है? गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख। फिर है प्रयाग प्रशस्ति, राजा समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति। प्रभावती गुप्त का ताम्रलेख, प्रभावती गुप्त कौन है? गुप्त काल के राजा थे, चंद्रगुप्त द्वितीय उनकी पुत्री, तो उनका जो है ताम्रपत्र लेख बहुत प्रसिद्ध है। अब बात कर रहे हैं सिक्के एवं मुद्राएं। सिक्के और मुद्राएं, देखो समाज में जो पावरफुल लोग होते थे शासकों के अलावा भी कई तरह के लोग पावरफुल होते हैं, जो प्रशासकीय सेवाओं में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर हैं या फिर जो बड़े व्यापारी हैं, तो ऐसे लोग क्या है अपने नाम की मुहरें रखते थे। तो ये सिक्के, मुद्राएं और मुहरें भी इसके अंदर शामिल है। तो सिक्के, मुद्राएं और मुहर जो है इसका महत्व क्या है? तो महत्व सबसे बड़ा ये इसमें शासक या संबंधित जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके नाम मिल जाते हैं, तिथियां मिल जाती है, चित्र मिल जाते हैं, वंश परंपरा जो रही होगी संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों की, राजाओं की, वो वंश परंपरा का पता चल जाता है। धर्म पता चल जाता है, कैसे? जैसे मान लो कोई हिंदू देवता वगैरह का चिन्ह दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है पता चल जाएगा कि धार्मिक रूप से हिंदू रहे होंगे। गौरवपूर्ण कार्य, किसी भी शासक के या किसी व्यक्ति विशेष के गौरवपूर्ण कार्य जो है,
जो भी उसने बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो भी उसके अंदर जो है सूचना मिल जाएगी। कला, सिक्के और मुद्रा की तो खासियत है, इसके हाथ में लेते ही कला पता चल जाएगी, कला कैसी है। रुचि, संबंधित शासक की और उस व्यक्ति की जिसका सिक्का या मुद्रा है उसकी रुचि कैसी है। फिर इससे जानकारी कौन कौन सी मिलती है। जानकारी की बात करें तो तिथि क्रम का निर्धारण कर सकते हैं। एक ही तरह के सिक्के जहां पर एक ही समय में मिले तो वहां पर तिथि क्रम निर्धारित हो जाएगी कि ये इस क्रम में, इस तिथि के अंदर, इस तिथि या इस काल से संबंधित सिक्के हैं। धार्मिक विश्वास, वही जैसा कि मैंने आपको बताया किसी हिंदू देवी देवता का चित्र वगैरह है तो धार्मिक विश्वास। फॉर एग्जाम्पल गुप्त शासक जो थे स्कंदगुप्त, उनका एक सिक्का अगर देखें तो उनके एक सिक्के पर जो है कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय जो शिव के पुत्र माने जाते हैं, जिनको दक्षिण में मुर्गन बोला जाता है, वही कार्तिकेय जो है उनका चित्र बना हुआ है, उससे धार्मिक विश्वास पता चलता है। कला पर प्रकाश, चीज हाथ में लेते ही, सिक्का हाथ में जैसे लेंगे तो उसकी कला पता चल जाएगी, कला पर प्रकाश अपने आप डाल देंगे सिक्के मुद्राएं। व्यापार और आर्थिक स्तर, ये भी सिक्के को देख के पता चल जाएगा कि व्यापार उन्नत था या सामान्य था। आर्थिक स्तर कैसा था, आर्थिक स्तर देखो, अगर सिक्का सोने का है तो सोचने की जरूरत नहीं, स्पष्ट दिख रहा है आर्थिक स्तर बहुत ही बढ़िया था। चांदी का है बहुत बढ़िया था। इसके बाद में अगर बात करें तो है, और इसके अलावा साम्राज्य की सीमा, जहां जहां पर एक ही तरह के सिक्के चलते हैं तो जाहिर सी बात है जहां जहां पर एक ही तरह का सिक्का और मुद्रा चल रही है वहां पर साम्राज्य की सीमा निर्धारित की जा सकती है कि अमुक खंड तक किसी एक शासक का जो है राज्य रहा होगा। शासकों की रुचि सिक्के से पता चल जाती है, शासकों की रुचि, जैसे एक सिक्का मिलता है व्याघ्रनिहंता। व्याघ्रनिहंता का मतलब क्या है, बाघ को, बाघ यानी व्याघ्र यानी बाघ, तो बाघ को भी मारने वाला। इसके बाद में नवीन उद्घाटन, नवीन उद्घाटन जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, कोई एक राजा है किसी दूसरे राजा से हार जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसी के सिक्के पर उस नए राजा का चिन्ह डाला जाता है या नाम अंकित कर दिया जाता है, ये एक तरह का नवीन उद्घाटन है। तो काफी सिक्कों को देखने से ये भी पता चला कि कोई राजा किसी दूसरे राजा से हारा या जीता है। अच्छा, इसके अलावा सिक्कों और मुद्राओं में एक चीज, एक बहुत अच्छी चीज है, वो है पंचमार्क सिक्के या आठ सिक्के। ये क्या है, शुरुआत की अगर बात करें तो तांबे और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। तो तांबे और चांदी के सिक्कों में भारत में अगर बात करें स्पेशली जब तक यूनानी नहीं आए थे तब तक की अगर बात करें तो उस सिक्कों पर केवल चित्र बना होता था, लिखित कुछ भी नहीं होता था, तो उसको पंच किया जाता था, पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं वो, तो उस पर केवल चित्र बना होता था। फिर सबसे लास्ट टॉपिक पुरातात्विक स्रोत में स्मारक व भवन। स्मारक व भवन, जाहिर सी बात है कोई भी भवन बना हुआ है तो स्मारक व भवन कहलाएगा। अब इसके उदाहरण अगर देख लें तो इसके उदाहरण में चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग और भवन। अब चैत्य क्या होता है, चैत्य होता है उपासना का स्थल, जहां पर बौद्ध भिक्षु उपासना करते हैं उसे कहते हैं चैत्य। विहार, जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसे कहते हैं विहार। मठ में आप समझते हैं, मंदिर में आप समझते हैं। राजप्रसाद क्या होता है, एक सेंट्रलाइज यानी कि केंद्रीय भवन होता है, राजा का निवास कह सकते हो, निजी निवास कह सकते हो। दुर्ग, किला, फोर्ट, भवन कोई भी तरह का। अब सबसे अंत में मूर्तियां, शैल चित्रकला एवं अन्य कलाकृतियां। मूर्तियों में आप समझते हो मूर्तियां भी जो है पुरातात्विक स्रोत है। शैल चित्रकला, शैल चित्रकला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानव ने सबसे पहले जहां आश्रय लिया था वो थी क्या, शैल यानी कि गुफाएं, कंदराएं, और वहां पर उसने अपनी खूबी, अपनी जो कला है उसका परिचय दिया था। जैसे कि उसने कई तरह की पेंटिंग वगैरह बनाई थी, वो सब के सब, और इसके अलावा अन्य कलाकृतियां जो है ये सब इस तरीके से अपना पुरातात्विक स्रोत जो है वो पूरा हुआ। तो इतिहास की जानकारी का पुरातात्विक स्रोत पूरा हुआ।